हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम करने वाले हैं आपका जीपीएससी का वही एनवायरनमेंट का सेगमेंट करेंगे। लेकिन आज जो हम करेंगे वो टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा। आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 371 से और 380 तक। 371 से 380 तक। 371 से अगर मैं बात करूं, हम एयर पॉल्यूशन करेंगे, स्टबल बर्निंग करेंगे, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, फ्लाई एश, ऑयल स्पिल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो आपका नया है 2026 में, और माइक्रोप्लास्टिक इन इरिगेशन एंड फूड चेन की बात करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आते हैं हमारा एयर पॉल्यूशन के ऊपर। देखिए एयर पॉल्यूशन, अब अभी हमने लास्ट उसमें देखा था कि आपका जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है कि एयर के अंदर हार्मफुल जो गैसेस हैं उनका प्रेजेंट होना है ना। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गया, ये सब चीज़ें। तो एयर पॉल्यूशन वही है। अभी देखो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन सेम आपके सामने लिखी हुई है, सेम है। ठीक है। अब देखते हैं, एक रिपोर्ट आई थी, दैट इज आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई 2025 में, जो रिलीज कब हुई थी आपकी, 2025 की रिपोर्ट है, मार्च 2026 में रिलीज हुई। इसने क्या कहा, 91% जो देश हैं, 91% जो देश हैं वो PM 2.5 की जो गाइडलाइन थी, जो WHO की गाइडलाइन थी, उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। WHO ने क्या बोला था कि 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर एनुअली आप 2.5 जो PM 2.5 है वो रिलीज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर कंट्री इसको क्रॉस कर चुकी हैं। दिल्ली वन ऑफ द टॉप पॉल्यूटेड कैपिटल्स में से है वर्ल्ड की। ठीक है। न्यू दिल्ली रिमेन वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, 8th कंसेक्यूटिव ईयर, 8 साल से लगातार टॉप में बनी हुई है दिल्ली। इंडिया का रैंक कौन सा है, 6th है। उससे पहले कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तजाकिस्तान है, लोनी है। इंडिया का लोनी जो जगह है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। अगर बात करो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर, 100 में से 83 पॉल्यूटेड शहर कहाँ हैं आपके एशिया के अंदर। इनमें से भी आप टॉप 10 पॉल्यूटेड की बात करोगे तो इंडिया के ही मिलेंगे, है ना, एशिया के अंदर। एयर पॉल्यूशन कॉज ओवर 8.1 मिलियन डेथ एनुअली। और इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कॉल इट इज ए रिग्रेसिव टैक्स एज लो इनकम हाउस होल्ड स्पेंड डिस्प्रपोर्शनेटली मोर ऑन द रेस्पिरेटरी हेल्थ केयर। अस्थमा से रिलेटेड भाई जो जिनकी लो इनकम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। मेजर पॉल्यूटेंट्स सोर्स आपका PM 2.5 एंड PM 10 जो इंडस्ट्री से, व्हीकल से, इन सब से निकलता है। ठीक है। ये लो, ये पढ़ो। नाइट्रस, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हीकल एंड पावर प्लांट, एसिड रेन बनती है, ओजोन लेवल इंक्रीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पे कोल बर्निंग होती है, ऑयल कंबशन होता है होटल में, वहां पे सब निकलता है। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड और इससे नाइट्रिक एसिड बनता है। इन दोनों के कारण क्या होगी, एसिड रेन होगी, वो भी फिर क्या करेगी, अल्टीमेटली डैमेज करेगी चीजों को। ब्लैक कार्बन एंड शॉर्ट लिव जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे आपका मीथेन हो गया, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ग्राउंड लेवल ओजोन, ये तो आपको पता ही है ग्राउंड लेवल ओजोन कैसी होती है, पॉइजनस गैस है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रेस्पिरेटरी मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको भी डैमेज करेंगे और लंग्स को भी डैमेज करते हैं। ठीक है। की रेगुलेटरी इनिशिएटिव कौन कौन से आए हैं, सबसे पहले आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया 2019 में। टारगेट क्या था कि 40% रिडक्शन PM 10 में और PM 2.5 में। इसके अलावा क्या ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान आया। ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल की बात करता है एनसीआर में। ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन
AQI हाउस होल्ड रिस्ट्रिक्ट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल प्रोग्रेसिवनेस। भाई ये क्या करेगा, जो आपने इवन वुड का रूल देखा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया दिल्ली के अंदर, ठीक है, कि आपके बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप क्या जो देखोगे गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा, कई बार एक ट्रक होता है, पानी का टैंकर होता है, उसके पीछे गन लगी होती है और वो बारीक बारीक फुहार छोड़ता हुआ वो आगे चलता है ना, रोड के ऊपर चलता है पानी छिड़कता हुआ, तो उससे पानी तो वेस्ट हो रहा है। वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अब उससे पानी भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं CAQM की, क्वालिटी मैनेजमेंट की, ठीक है। अब दिल्ली और NCR के आसपास के जो एरिया हैं, जैसे आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ठीक है, अब यहां पे भी डायरेक्टरेट क्या होगी, इशू किए जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है जब हरियाणा और पंजाब में क्या होते हैं, पराली जलाते हैं, तो वो भी एक क्या है, मेजर इशू है। इसके अलावा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं और AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट कंसंट्रेशन लिमिट, CPCB नेशनल जो AQI है, ठीक है, प्रोवाइड्स द रियल टाइम पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी। आपने देखा होगा कि बोर्ड लगे होते हैं, बहुत सारी जगह बोर्ड लगे होते हैं, दिल्ली में बहुत सारी जगह लगे हैं, आजकल तो गुड़गांव में भी लगे हैं, ठीक है, वहां पे आपको दिखाएगा PM10 दिखाएगा, PM2.5 की कंसंट्रेशन दिखाएगा, वहां बोर्ड पे चलता रहता है पुअर क्वालिटी, गुड क्वालिटी। जब आप देखोगे सर्दियों में गुड होती है थोड़ी सी, है ना, और गर्मियों में जैसे जैसे गर्मियां होती हैं, सुबह सुबह तो मिलेगा साफ, आपको गुड क्वालिटी मिलेगी, 9-10 बजे आप निकलोगे तो वही क्वालिटी पहले तो बैड होगी और फिर सीवियर हो जाती है, ठीक है, दोपहर तक पहुंचते पहुंचते वो सीवियर हो जाती है, ठीक है। BS4 एमिशन स्टैंडर्ड्स, अभी BS4 से हम कहाँ पे शिफ्ट कर गए, BS6 पे शिफ्ट कर गए, भारत स्टैंडर्ड 6 पे शिफ्ट कर गए इंजन्स में, है ना। अभी हम इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 भी आ रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी यूज कर रहे हैं पेट्रोल में, ठीक है, E20। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टबल बर्निंग आपको पता है, ठीक है, क्या है स्टबल बर्निंग, जो आपका बचा हुआ भूसा है ना, खरीफ के अंदर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे पोस्ट खरीफ बर्निंग अक्टूबर नवंबर में ये होती है ना। दिल्ली NCR में क्या होता है, यहाँ पे कंजेशन स्मोक पहुंच जाती है। अप्रैल टू मई 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उज्जैन में, रायसेन में सरपास द पंजाब एंड हरियाणा इन द व्हीट स्टबल बर्निंग फायर इंसिडेंट। कि भाई अब तो हरियाणा पंजाब के अलावा और यूपी के अलावा इनको भी सरपास कर दिया, किसने, MP ने। मध्य प्रदेश के ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, होशंगाबाद, उज्जैन और आपका रायसीना, इन्होंने वो पराली जलाने में हरियाणा से भी आगे निकल गए, पंजाब से भी आगे निकल गए, ठीक है। विंटर पॉल्यूशन और समर पॉल्यूशन एज द डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस। इफेक्ट्स ऑफ स्टबल बर्निंग के इफेक्ट क्या है, पहले तो एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, ठीक है, दूसरी रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी और ह्यूमन हेल्थ। तो एनवायरमेंट डिग्रेड कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। आप जलाओगे, पराली जलाओगे, वहां से CO2 निकलनी है। अब पैडी का खेत होता है तो मीथेन तो वहां से भी निकलेगी। अब अनकंप्लीट, या क्योंकि आसपास का क्या होता है, एनवायरमेंट गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, और कई बार क्या होता है, जब ये CO2 गुजरती है रेड हीट चीजों पर से जो बहुत गर्म होती है, उन चीजों पर से, तो वो किस में बदल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिलेंगे यहाँ पे, और आपका पार्टिकुलेट मैटर भी मिलेगा, क्योंकि कार्बन क्या होता है, उड़ता भी है। अब इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी की हम बात करें तो जितने भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करूं तो सबसे पहला भाई ये जो कंजेशन होगी, यहां से ये बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, इनसे कंजेशन होगी, और कंजेशन से क्या होगा, अस्थमा, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस नहीं आएगा, ब्रोंकाइटिस होगा, ठीक है, लंग कैंसर हो सकती है।
अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में 2.5 हो गया, 10 हो गया, CO हो गया, मीथेन हो गया। एनसीआर में सबसे ज्यादा होता है। सॉइल डिग्रेडेशन होती है, वो देख लिया। सॉइल डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होती हैं, जैसे आपका CO2 है, मीथेन है, ठीक है। ये प्रीकर्सर है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। कि भाई ये क्या करते हैं, CO2 हो गई आपकी और मीथेन हो गई। मीथेन और CO2 क्या करते हैं, जो सन से आने वाली रेज हैं, ठीक है, सन से आने वाली इंसोलेशन होगी, फिर ये क्या होगी, टकराएगी यहाँ पे सरफेस पे, और सरफेस से जब ये वापस जाएगी तो इस रे को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इसकी सारी एनर्जी मीथेन और CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये एनवायरमेंट को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, ठीक है। हेल्थ कॉस्ट भाई लगभग 30 मिलियन एनुअली इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, किसके कारण? इन सब एयर पॉल्यूशन के कारण, कि लोग अस्थमा के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अल्टरनेट, पराली जलाने के अल्टरनेट क्या आ गया? हैप्पी सीडर आ गया भाई, जीरो टिलेज मैकेनिज्म। इसके अलावा सुपर सीडर भी आ गया, हाइब्रिड मशीन है, रोटावेटर और ड्रिल दोनों का काम करती है। इसके अलावा पूसा डिकम्पोजर, वो स्प्रे आ गया, पूसा डिकम्पोजर, कि आप क्या करो, पूसा आपको क्या देती है, डिकम्पोजर देती है, उसकी स्प्रे कर दो खेत में, जो पराली है वो धीरे धीरे अपने आप डिग्रेड हो जाएगी जल्दी से। कितने दिन में? 20 से 25 दिन में डिग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा आपका क्या आ गया, कंप्रेस्ड बायोगैस, कि एनारोबिक डाइजेशन, जो पैडी स्ट्रॉ है उसका एनारोबिक डाइजेशन करो, मीथेन रिच होती है, तो वहां से क्या निकल सकती है, बायोगैस निकल सकती है। ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, 2G बायोइथेनॉल, कि इनको कहां पे हम यूज कर सकते हैं, बायोइथेनॉल बनाने में और पैलेटाइजेशन में। पैलेटाइजेशन मतलब कोयला बनाने के लिए इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन। इसकी बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की हम, क्लियर। जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसकी भी डेफिनेशन क्या आएगी, सेम ही होगी, क्योंकि सभी में हम क्या कर रहे हैं, अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस की ही बात करते हैं। कि जब किसी में भी हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाए, चाहे वो एयर हो, चाहे सॉइल हो, वाटर हो, तो वो क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं। और अगर ये मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, जैसे कोई भी वाटर बॉडी है उसके अंदर ये हो जाएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब ये पॉल्यूशन चेक कैसे करेंगे? पॉल्यूशन चेक करने की दो चीजें हैं, एक तो BOD बोला जाता है, एक COD बोला जाता है। अगर ये BOD COD किसी भी वाटर बॉडी में इंक्रीज हो रही है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मतलब ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी आने का मतलब उसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे हम क्या देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया आपका 1974 का। ये किसके अंडर आया, आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आया। यही इसका वही है। CPCB और SPCB वाटर की क्वालिटी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती हैं। इसके अलावा एक जल जीवन मिशन है, ठीक है, जो अप्रूव हुआ, जल जीवन मिशन 2.0 मार्च 2026 में अप्रूव हुआ था। 8.69 लाख करोड़ का था। इसने पहले जो इसका फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे था। अभी इसने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया है कहाँ पे, सर्विस डिलीवरी पे, सोर्स सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और पेनिट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बाय द एग्रीकल्चर रन ऑफ। नेशनल वाटर डेटा पॉलिसी भी लॉन्च हुई हमारी 2026 की। देखो, ये जो जल जीवन मिशन है ये क्या कर रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सर्विस डिलीवरी ने फोकस किया है, सर्विस डिलीवरी के ऊपर। दूसरा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी की, जहां से पानी मिल रहा है हमें उसको बनाए रखे, उस सोर्स को बनाए रखे, कंटामिनेशन वगैरह ना हो। इसके अलावा पेनिट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड बाय द एग्रीकल्चर की पेनलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बाय द एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है। बात कर रहे हैं सोर्स और कॉज की। सोर्स को, पॉइंट सोर्स की एक
पॉइंट सोर्स क्या होता है, मान लो मैंने लास्ट में भी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल किया था। पॉइंट सोर्स जैसे इंडस्ट्री है और वो लगातार किसी एक इसी इंडस्ट्री से लगातार क्या डल रहा है, इफ्लुएंट डल रहा है रिवर के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर, दैट इज पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स आपका डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स एग्रीकल्चर हो गया आपका, ठीक है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन, एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द फर्टिलाइजर रन ऑफ फीड। देखिए वही बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले जो हम कह रहे थे कि फार्मर हैं, यहाँ पे खेत है, यहाँ पे नदी है, वो क्या करेगा, खाद डालेगा अपने खेत में, यहाँ से फिर बारिश के टाइम पे वो खाद वगैरह बह के कहाँ आएगा, नदी के अंदर, और या वाटर बॉडी के अंदर जाएगा। वाटर बॉडी के अंदर जब जाएगा तो यहाँ जो न्यूट्रेंट की एडिशन होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एल्गल ब्लूम आता है, और एल्गल ब्लूम आने से क्या होगा, आपकी बीओडी बढ़ेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाती है, और हाइपोक्सिया आने के कारण वो वाटर बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेड जोन में। इसके अलावा वाटर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कैसे होता है, ग्राउंड वाटर में जो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर है, ठीक है, वो जाएगा। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्री के कारण, इंडस्ट्री क्या करती है, एक होल बनाती है, उसी के अंदर अपना क्या डाल रहा है, वेस्ट डाल रहा है, उसके कारण भी होता है। इसके अलावा मैराइन वाटर, ऑयल स्पिल हो गया इंडस्ट्री। देखिए ऑयल स्पिल क्या होता है कि कोई भी आपका जहाज है, ठीक है, समुद्र में क्या लेके आ रहा है, ऑयल लेके आ रहा है, किसी भी एक्सीडेंट के कारण क्या हो गया, वहां पे ऑयल गिर गया समुद्र के ऊपर। अब वो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा ऑयल। अब पानी के ऊपर जब वो फ्लोट करेगा तो इस पानी के नीचे जितना भी ऑयल है, इसके नीचे जो भी जीव होंगे, वहां पे थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन उनको मिलेगी, उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो वहां पे वो जीव मरने लगेंगे, वो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल जिपर बैक्टीरिया जो है वो हम यूज करते हैं इसको हटाने के लिए। तो मैराइन में भी आपका क्या है, ऑयल स्पिल, इंडस्ट्रियल केमिकल, बहुत सारे केमिकल वगैरह यहाँ गिर जाते हैं। कल्चरल एंड सोशल, जैसे कल्चरल एंड सोशल में भी हम बात करें, जैसे बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है, ठीक है, गणेश पूजा जो होती है, गणेश का विसर्जन करते हैं हम, दुर्गा पूजा के टाइम में दुर्गा पूजा में विसर्जन करते हैं। अब मणिकर्णिका घाट सुना होगा आपने, बनारस वाराणसी के अंदर, हम वहाँ पे आधी जली हुई बॉडी डाल देते हैं। हिंदुओं में एक कल्चर है, मरने के बाद गंगा जी ले जाया जाता है ना, अस्थि विसर्जन के लिए। तो वहाँ पे वो सब क्या है, ये सब क्या है, कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स है जिनके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है। अब इमर्जिंग कंटामिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे आज के दिन अगर मैं बात करूं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, ज़्यादातर इफ्लुएंट वहाँ डाल देती है, नदी के आसपास डाल देती है। अब वो क्या हो गए, लीचिंग होगी उसकी, और वो किसी न किसी तरीके से मेन वाटर बॉडी के अंदर चला जाएगा, और मेन वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, कंटामिनेट हो जाएगी। जैसे कि आपका जापान में हुआ था, दैट इज आपका मिनीमाटा डिजीज, आपने सुनी होगी, जो मरकरी के कारण होती है ना। वो क्या हुआ था कि एक इंडस्ट्री से क्या निकल रहा था, मरकरी निकल रही थी, उन्होंने गड्ढा खोदा और मरकरी को दबा दिया। उसके साइड में क्या थी, रिवर थी थोड़े से पास में ही। अब बारिश हुई तो ये पानी के साथ मरकरी कहाँ आ गई, मरकरी कहाँ आ गई, रिवर में, और रिवर से फिश में, और फिश से वो पूरी एक कम्युनिटी में फैल गई। इफेक्ट, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या है भाई, डिजीज फैलेंगी, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये सब कुछ, ठीक है। यूट्रोफिकेशन होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। पैसिफिक गार्बेज पैच, मतलब प्लास्टिक एक्यूमुलेट होगा, जो मैराइन लाइफ के लिए थ्रेट की तरह काम करेगा। मरकरी और लेड कंटामिनेशन, जो फूड कंटामिनेट करेगा, ठीक है। जैसे अभी बात की हमने मिनीमाटा डिजीज की, नीति आयोग 2 लाख डेथ्स एज पर ईयर लिंक्ड टू कंटामिनेटेड वाटर, मतलब लगभग नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2 लाख लोग हर साल कंटामिनेटेड वाटर से मरते हैं। आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कंट्रोल मेजर्स की भाई कौन देख रहा है, सीपीसी भी देख रहा है वाटर पॉल्यूशन को, एसपीसी भी देख रहा है, ठीक है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज,
नॉर्म्स 100% वेस्ट जो है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, और जो आपका क्या है लिक्विड जो निकल रहा है किसी भी इंडस्ट्री से उसको किसी भी वाटर बॉडी में डायरेक्ट नहीं डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, वही सॉइल पॉल्यूशन की भी सेम डेफिनेशन रहेगी कि हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं जो सॉइल के अंदर, ठीक है, जो सॉइल की क्वालिटी को क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, सॉइल की चेंज कर देंगे, प्रोडक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, PIB मार्च 2026 की रिपोर्ट है, confirms the sufficient potassium in India's soil, but significant variability in the nitrogen phosphorus with widespread जिंक डेफिशिएंसी इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। कि मतलब पोटेशियम तो है हमारे पास, बहुत सारी जगह नाइट्रोजन की कमी है, बहुत सारी जगह फोस्फोरस की कमी है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं बिहार, यूपी और उड़ीसा के अंदर किसकी कमी है, जिंक की कमी है। इन 3 स्टेट में क्या है, जिंक की कमी है। ठीक है, गुजरात भी बहुत सारी चीजें फेस कर रहा है, सॉइल सैलिनिटी को फेस कर रहा है गुजरात। सॉइल सैलिनिटी क्या होता है कि जो आपका वाटर है ना, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। तो आजकल गुजरात इस चीज़ को ज़्यादा फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉज की कि सॉइल के अंदर जो पॉल्यूशन है वो क्यों हो रहा है और सोर्स क्या है उसका, सबसे पहला एग्रोकेमिकल। अभी हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, है ना, तो एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, फर्टिलाइजर वगैरह है, वो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं इसके अंदर ज़्यादा एक्सेसिव में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, भाई हैवी मेटल वगैरह निकाल के डाले जाते हैं, जैसे मरकरी की बात कर रहे थे हम, कॉपर की, आर्सेनिक की, ये फैक्ट्री से निकलते हैं और डायरेक्ट आपके सॉइल में ऐड कर दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है, एक्वीफायर ब्लॉक हो जाते हैं, सॉइल कंटामिनेटेड होती है। सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, ठीक है, जो सॉइल का एरिएशन वगैरह ब्लॉक करते हैं, और वो केमिकल क्या करेंगे, जो बायोटा है मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल के अंदर, उनको उनकी डेथ करवाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट, मान लो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है, जो यूरेनियम वगैरह की जब माइनिंग करते हैं तो माइनिंग से थोड़ा बहुत वेस्ट निकल के यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन एंड इरोजन, डिफोरेस्टेशन ग्रेजिंग के कारण और डिफोरेस्टेशन के कारण भी क्या होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इरोजन के कारण सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट काट दिया आपने, फॉरेस्ट काट दिए तो अब क्या होगी, वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर जाएगी। इफेक्ट क्या होता है भाई, इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसी का इरोजन का, फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, सैलिनिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, यील्ड डिक्रीज होगी, बायोमैग्निफिकेशन मतलब धीरे धीरे हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, जो सॉइल का माइक्रोबायोटा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इंक्रीज डिजीज बर्डन। ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई है। ठीक है, सॉइल का हेल्थ इंप्रूव करने के लिए PKBY, ऑर्गेनिक क्लस्टर फार्मिंग विद ग्रुप सर्टिफिकेट, PM प्रणाम योजना आई है। ठीक है, फाइनेंशियल जो इंसेंटिव देते हैं, जो यूरिया और DAP को कम करते हैं उन स्टेट को। इसके अलावा NF आई है, NMNF आई है, 2481 करोड़ की है। ठीक है, इसके अलावा नैनो यूरिया और नैनो DAP भी आया है, काफी फेमस है, इफ्को ने रिलीज किया है इसको। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले कंट्रोल मेजर की, कंट्रोल सोर्स लेवल सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन हम करके कर सकते हैं, बायो रेमेडिएशन का यूज करके जो माइक्रोब्स हैं, और फाइटो रिमेडिएशन प्लांट्स का यूज करके हम इस हैवी मेटल्स को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा एफोरेस्टेशन, आपका कॉन्टोर टेरेस फार्मिंग वगैरह,
ठीक है, जो इरोजन को चेक करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1986 एंड फर्टिलाइजेशन कंट्रोल एक्ट। उसके अलावा जब हम नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं तो 70 टू 80 डेसिबल जो है हमारे लिए सही है, सुनने के लिए सही है। WHO क्या कहता है कि बिलो 70 हमारे लिए सेफ होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर है 85 डेसिबल का, तो वो क्या कर सकता है, इरिवर्सिबल क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, आपकी हेयरिंग पावर को खराब कर सकता है। नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट रूल आ गया था हमारा पास 2000 में, ठीक है। ये रूल क्या करता है, जोन वाइज अबेंडेंट स्टैंडर्ड्स also apply to the automobiles, domestic and appliances construction equipment under the environment pollution rule आपका 1986। सुप्रीम कोर्ट 2024-25 में reaffirmed the right to silence under the article 21। भाई राइट टू साइलेंस भी क्या कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है कि आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा, आर्टिकल 21 के अंडर, दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना। तो उसमें आपका राइट टू साइलेंस भी है। राइट टू साइलेंस क्या कहता है कि आप शांति से रह सकते हो, चुपचाप रह सकते हो, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि जो शोर शराबा है वो आपके पास ना हो, ठीक है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ बोल दिया है। अब एक लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे डीजे रात के 10 बजे के बाद नहीं बजते, नॉइस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी इशूड SOP मैंडेटिंग टाइम बाउंड एक्शन एंड हैवी पेनल्टीज ऑन द कमर्शियल नॉइस वायलेटर। जो कमर्शियल नॉइस वायलेटर जो है ना, उनके ऊपर दिल्ली की जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो क्या करती है, फाइन लगा देती है, बहुत हैवी पेनल्टीज लगाती है। नेशनल अकोनस्टिक पॉलिसी अंडर द कंसिडरेशन फॉर द 2026, इसके कंसिडरेशन के अंडर डाला है सोर्स एंड काज, कहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन से, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी से, कंस्ट्रक्शन से, कम्युनिटी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे पब वगैरह हैं, डिस्को वगैरह हैं, ठीक है, फायरवर्क्स हैं, उन सब से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। हाउस होल्ड चीज़ जैसे म्यूजिक सिस्टम हो गया, मिक्सी हो गई, घर में हम काम करते हैं तो टीवी की वॉल्यूम हो गई, ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। इमर्जिंग जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जब हवाई जहाज उतरते हैं, ड्रोन उतरते हैं, बहुत तेज़ नॉइस होती है, ठीक है। परमिसेबल लिमिट्स ये एक बार देख लेना, ये जरूरी है, कौन कौन सी। इंडस्ट्रियल जोन में 75 है, कमर्शियल में 65 है, रेजिडेंशियल में 55 है, और साइलेंट जोन में बिलो 40 to 50 है। दिन में 50 है, ठीक है, और रात में कितनी है आपकी, 40 है। सिर्फ आपको 5-5 कम करना है, कमर्शियल में 10 कम करना है, ठीक है। हेल्थ इंपैक्ट आपको पता ही है, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रेस, मतलब हार्ट अटैक भी आ जाता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसके कारण स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज आ सकती हैं, वो तो आती ही हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है भाई, कि रेडियो एक्टिव चीज़ें आपके पैदा हो जाना, ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन हैं वो पैदा होना, दैट इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो IAEA जो आपका ये जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी जो ये है एजेंसीज डिफाइन रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन एज द unintended disposition or presence of radioactive substance on the surface or within the solid liquid gas includes the human body। कि भाई ये क्या है, डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की, कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रेजेंस होना, जहां पे उनको नहीं प्रेजेंट होना चाहिए था, उन जगह पे प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। उन जगह पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। अब जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, ठीक है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्या है,
हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मतलब उसकी लाइफ का पता लगाने के लिए कि वो कितने साल जिंदा रहेगा, तो उसकी लाइफ का कैसे पता लगाते हैं, हर रेडियो आइसोटोप है मतलब उसकी हाफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं हम। वो क्या बताता है, उसका परसिस्टेंस। जैसे कार्बन 14 है, जो कार्बन 14 है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5730 साल। जैसे प्लूटोनियम की कितनी है, प्लूटोनियम तो 39 की 24,100 साल। मतलब आज 100 ग्राम लिया आपने, तो इतने साल बाद वो 50 ग्राम होगा, फिर उससे आगे इतने ही साल बाद वो 25 ग्राम होगा। दैट इज हाफ लाइफ। ठीक है, कि वो कितने टाइम में अपना हाफ हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है। इन इंडिया एक्शन एटॉमिक रेगुलेटरी जो बोर्ड है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, under the Atomic Energy Act 1962 regulate all the civilian radiation source, रिएक्टर सेफ्टी एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। तो ये सारे सब कुछ कौन रेगुलेट करता है आपका, दैट इज AERB। AERB इन सारे जितने भी इंडिया में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबको रेगुलेट करता है। अभी आपको पता भी होगा, इंडिया ने एक लैंडमार्क माइलस्टोन अचीव किया है, क्या, क्रिटिकलिटी हासिल की है। किसने, FBR ने। FBR जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है हमारा, PFBR जिसको हम बोलते हैं, कल्पक्कम के अंदर अभी शुरू किया, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। जहां पे हम क्या करेंगे, अभी प्लूटोनियम का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, आपका स्टेज 2 में पहुंच गया। हमारा प्रोग्राम था जो 1, 2 और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम था, तो अभी हम स्टेज 2 में पहुंच गए। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम कहां पहुंच जाएं, स्टेज 3 में पहुंच जाए। अब रेडियो एक्टिव का सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जो हमारी रेडियो एक्टिविटी होती है, गैस रिलीज होती है माइनिंग के दौरान, या फिर जो स्टेलर न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उन सब से। इसके अलावा मेडिकल और डायग्नोस्टिक किट्स, जैसे एक्सरे हो गया, इसके अलावा CT स्कैन हो गया, कैंसर की रेडियोथेरेपी होगी, न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था हमारा, ठीक है, फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, वहां से भी बहुत सारी रेडिएशन निकली थी। वेपन टेस्टिंग, जो रेडियो एक्टिव वेपन्स है, जैसे बहुत सारे टेस्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना, कि अपनी अपनी पावर सबको बनानी थी। इंडिया ने भी पोखरण में टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। तो न्यूक्लियर टेस्ट के कारण भी यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वहां से क्या निकलता है, न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है। रेडोन मैपिंग इंडिया 2026, द जियोलॉजिकल सर्वे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक HBRA इन द कोस्टल केरला एंड पोर्ट ऑफ झारखंड, ट्रिगरिंग द रिवाइज बिल्डिंग कोड्स फॉर द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन दीज जोन्स। कि भाई अभी क्या कर रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने HBRA का जो कोस्टल है, HBRA को देखा है केरला के कोस्ट पे और झारखंड में। तो वो यहाँ इस आसपास जहाँ पे ये पाया जा रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है आपका कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पे कॉलोनीज वगैरह या जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके लिए अलग से कोड लेके आ रहा है, उसको रिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इफेक्ट क्या क्या होंगे, जेनेटिक इफेक्ट आ सकते हैं, डिजीज हो सकती है, परमानेंट डिजीज आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाई एश की। फ्लाई एश सबको पता है, पाउडर होता है, और जो चिमनियाँ होती है, थर्मल पावर प्लांट्स, सबसे ज़्यादा कोयले के बर्न जहाँ पे होता है थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ से निकलती हैं ये। ठीक है, अब देखो ये कैप्चर भी किया जाता है, इट इज कैप्चर्ड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्यूल गैसेस बाय द इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स। अब अभी आपने देखा है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर भी आने लगा, कैटालिटिक कन्वर्टर भी आता है जो व्हीकल्स के एग्जॉस्ट होते हैं उनके अंदर भी। और आपकी चिमनियों को, बड़ी बड़ी चिमनियां, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है। ठीक है, और बैग फिल्टर बिफोर द गैस एग्जिट, चिमनी स्टैक। केमिकली द फ्लाई एश कंटेन क्या क्या होता है, इसके अंदर सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है। ठीक है, और कुछ और भी हैवी मेटल होते हैं, लाइक आपका आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया और कैडमियम हो गया। ठीक है, ये कंपोजिशन पूछी जा सकती है, यही कंपोजिशन आपको बतानी है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन होता है इसके अंदर। इट इज मेड अप ऑफ, फ्लाई एश इज मेड अप ऑफ
सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सम हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक, लेड, मर्करी एंड कैडमियम। अब देखिए दो टाइप की एग्जिस्ट करती है ये, दैट इज क्लास सी, जिसके अंदर कैल्शियम सेल्फ सीमेंटियस फ्रॉम लिग्नाइट कोल। ये क्या होती है? हाई कैल्शियम, क्लास सी। सी से याद रखना कैल्शियम, कि क्लास सी की जो होती है इसके अंदर हाई कैल्शियम होता है। हाई कैल्शियम से क्या होगा? ये सेल्फ सीमेंटस, मतलब अपने आप ही सॉलिड होती चली जाती है। और ये कहां से निकलती है? लिग्नाइट कोल से निकलती है, ठीक है। और क्लास एफ में लो कैल्शियम होगा, रिक्वायर एक्टिवेटर। इसके अंदर क्या होता है? एक्टिवेटर की चाहिए। और ये कहां से मिलती है? बिटुमिनस कोयले से। वो किससे मिलती है? लिग्नाइट से। और ये किससे मिलती है? क्लास एफ किससे मिलती है? बिटुमिनस से। याद रखना, क्लास एफ किससे मिलती है? बिटुमिनस से। क्लास सी किससे मिलती है? लिग्नाइट से, ठीक है। एफ को याद रखो, एफ को थोड़ा सा यहां से घुमा देंगे, बी बन जाएगा, है ना, बी बन जाएगा। तो बिटुमिनस से एफ और लिग्नाइट से सी। की फ्लाई एस अगर मैं बात करूं, की यूज फ्लाई एस का कहां है? कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में आजकल यूज की जाती है, रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, ईंटें बनाने में यूज की जाती है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड कंट्रोल के लिए, जो शोरलाइन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और टॉप सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, हाँ सॉइल में कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने के लिए, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एस पैलेट शिफ्ट इनटू द आर्टिफिशियल रीफ, मैराइन बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, इमर्जिंग द जियोपॉलीमर्स, कंक्रीट जो ग्रीन सीमेंट होती है उसको बनाने के लिए, कैरीज 80% लोअर कार्बन फुटप्रिंट देन द कन्वेंशनल क्ले ब्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है आपका, ये यूज किया जाता है फ्लाई एश। हार्मफुल इफेक्ट क्या है भाई? बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लंग्स में सीधे जाते हैं, वो लंग्स को डैमेज करते हैं। वाटर कंटामिनेशन, क्योंकि भाई पानी में गिरेंगे तो पानी में कंटामिनेशन करेंगे, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन होगी भाई, फ्लाई एश ज़्यादा रहेगी तो सॉइल की जो वो पोरोसिटी उसको बंद कर देगी, ठीक है। एल्कलाइनिटी बढ़ा देगी, रूट नीचे ज्यादा पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगी। लैंड यूज, लार्ज एस पोन्ड ऑक्यूपाई द फर्टाइल लैंड्स। भाई सीधी सी बात है, जो ऐश है, फ्लाई ऐश, वो ज़्यादा बड़ी जगह पे डालोगे तो वो फर्टाइल लैंड को यूज़ करेगी और वहाँ की क्वालिटी को डिग्रेड करेगी। फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन एंड रूल्स की प्रोविजन, तो 100% यूटिलाइजेशन टारगेट दिया है ओवर द 3 ईयर रोलिंग एवरेज साइकिल। इसके बाद 300 किलोमीटर के रेडियस में प्लांट्स फिलिंग टारगेट मस्ट सप्लाई एश एंड वेयर ट्रांसपोर्ट कोस्ट टू द कंस्ट्रक्शन एजेंसीज। मतलब प्लांट क्या करेगा? सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा? बट ये फ्लाई एश भेजेगा कहाँ पे? सीमेंट वालों के पास, कंस्ट्रक्शन वालों के पास। इसको रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। एस्ट्रैक ऐप भी है, ठीक है, एंड सीपीसीबी पोर्टल, मैंडेटरी रियल टाइम डेटा शेयरिंग ऑन एस जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन। कि कोई भी पावर प्लांट है वो इस ऐप के थ्रू या सीपीसीबी के पोर्टल पे जितना भी पर डे के हिसाब से ऐश प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कहाँ कहाँ कितना यूज़ किया गया है, यूटिलाइज कितना किया गया है, उस हिसाब से पूरा डेटा मेंटेन करेगा। अपडेट्स एंड वे फॉरवर्ड की जनवरी 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशूड द रिवाइज गाइडलाइन मैंडेटिंग 100% ऐश यूटिलाइजेशन, ठीक है। एशकोन 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रोड मैप फॉर जियोपॉलीमर, जो कंक्रीट है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। लिगेसी एस, उसके बाद वेस्ट टू वेल्थ मिशन है इंडिया का, ठीक है। गुजरात इंडस्ट्री हब है जहां पे अंकलेश्वर, वापी और अहमदाबाद, जहां पे मेन फोकस किया गया है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इसी एरिया में। फोकस ऑन लैंड रिलोकेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एश यूटिलाइजेशन इन द
ब्रिक्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल स्पिल की। ऑयल स्पिल ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया पीछे, फिर भी एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑयल स्पिल क्या है, अभी बताया था हमने कि कोई कंटेनर जा रहा है पानी ऑयल का भरा हुआ, पेट्रोलियम का भरा हुआ, और वो पेट्रोलियम गिर गया, किसी एक्सीडेंट हो गया किसी का किसी जहाज का, और वो पेट्रोलियम पानी में गिर गया, दैट इज ऑयल स्पिल। ठीक है। इसके अलावा जो पेट्रोल रिफाइनरी होती है वहां से भी बड़ी मात्रा में ऑयल निकलता रहता है, तो वो भी क्या है, ऑयल स्पिल है, ये समुद्र में चला जाता है। ठीक है। कॉमर्शियली इनटू द ओशन और कोस्टल वाटर, इंडिया इज पर्टिकुलरली वनरेबल, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड ट्रांसमिट द इंडियन ओशियन रीजन एंड इंडियन ब्लू इकोनॉमी 2.0 पुश has increased maritime traffic by roughly 15%। इंडिया पहले ही भाई इंडियन ओशन में बहुत सारे ट्रैफिक होता है और वहाँ पे इंसिडेंट भी होते रहते हैं, ये तो इंडिया तो पहले ही वनरेबल है, और बताया है कि इंडियन इकोनॉमी 2.0 पुश भी कर रही है किसको, ब्लू इकोनॉमी को, है ना। 15%। रेड सी क्राइसिस 2025-26 फोर्स टैंकर्स टू रीरूट around the Cape of Good Hope, adding 6,000 to 11,000 nautical miles and 10 to 14 extra sailing days per voyage। कि भाई जो आपका रेड सी रूट था 2025-26 में, उसको क्या किया गया, मतलब फोर्स किया गया टैंकर्स को अपना रूट बदलने के लिए, कि वो कहाँ से होके जाएं, केप ऑफ गुड होप से, या अफ्रीका के नीचे वाले रीजन से यहाँ से होके जाएं, और यहाँ से होके अगर वो जाते हैं तो 6 से 11 हज़ार नॉटिकल माइल्स उनका बढ़ जाता है, और उनको 10 से 14 दिन के लिए एक्स्ट्रा यात्रा करनी पड़ेगी, सेलिंग करनी पड़ेगी, जो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है किसकी, एक्सीडेंट की और किसकी, ऑयल स्पिल्स की। काज ऑफ ऑयल स्पिल क्या है, सबसे पहला तो शिप्स का एक्सीडेंट होता है ना। इसके अलावा जो जैसे अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का 8 डिग्री चैनल आर द क्रिटिकल चोक पॉइंट्स फॉर इंडिया। ठीक है। सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, पाइपलाइन डैमेज हो गई कोई, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, सबसे पहले तो भाई वहां अगर इकोलॉजी आ गई, इकोलॉजी में भाई वहां पे अगर गिर गया तो ऑयल फिल्म बन जाएगी, ऑयल फिल्म बन जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वहां के जीव, पानी के नीचे जो जीव हैं वो मर जाएंगे। बायोलॉजिकल जो रिप्रोडक्टिव फेलियर, एग्स की हैचिंग नहीं होगी, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, लंग्स के अंदर ऑयल चला गया, फिक्स के गिल्स के अंदर ऑयल चला गया तो वो मर जाएगी। इसके अलावा सेंसिटिव जोन्स, मैनग्रूव, है ना, कोरल रीफ डैमेज हो जाएंगे, कोरल रीफ ब्लीचिंग हो जाएगी, इकोनॉमिक फिशरी कोलैप्स हो जाएगी, कोस्टल एरिया की फिश वहां पे मिलेंगी नहीं, लाइवलीहुड को भी इंपैक्ट करेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल की जब हम बात करते हैं तो जितना भी सॉलिड है, वैसे तो हमने ज्यादातर चीजें देख ली। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 का। कब आया? 27 जनवरी 2026 में। सुपरसीडिंग कर रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 को। 1 अप्रैल 2026 से ये इन्फोर्स हुआ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल इसके अंडर है। ठीक है। अब देखो क्या है, रूल मार्क ए पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी सेंट्रिक डिस्पोजल टू जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस, क्रिटिकल इकोनॉमी प्रिंसिपल्स एंड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ऑब्जेक्टिव। किसके साथ आया है? ये 4-5 चीजें इसकी मेन है। कौन कौन सी? म्युनिसिपैलिटी सेंट्रिक था पहले वाला 2016 वाला, उससे इसने क्या कहा है कि जो प्रोड्यूस करेगा जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया है। उसके बाद डिजिटल गवर्नेंस लेके आया है। उसके बाद सर्कुलर इकोनॉमी ऑलरेडी पढ़ चुके हम, वेस्ट टू वेल्थ वाला, है ना, जीरो वेस्ट एंड लैंडफिलिंग की अब जो ई वेस्ट वगैरह है या कुछ भी वेस्ट है वो लैंडफिलिंग में हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, धीरे धीरे जीरो पे आ जाएंगे, पर ये है धीरे धीरे हम किस पे आएंगे, जीरो पे आ जाएंगे। अर्बन इंडिया जनरेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टन्स म्युनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट पर डे। ठीक है, अब हम इसको सेग्रीगेट भी नहीं कर सकते, डंप साइट्स ऑलरेडी हमारी ऑलमोस्ट भर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इशू पैन इंडिया कंप्लायंस डायरेक्शन इन फरवरी 2026 अंडरलाइंग द अर्जेंसी। की प्रोविजंस क्या क्या हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल आया है, तो 4 स्ट्रीम मैंडेटरी सेग्रीगेशन की शिफ्ट फ्रॉम 3 स्ट्रीम की 4 स्ट्रीम पे अब इसको यूज किया जाना चाहिए। पहले 3 डब्बे थे, अब क्या हो गए 4 डब्बे हो गए वेस्ट को, जहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वेट वेस्ट हो गया, ड्राई वेस्ट हो गया, आपका सैनिटरी वेस्ट हो गया और आपका स्पेशल वेस्ट हो गया। ठीक है, बाकी बचा हुआ कहाँ चला गया, जैसे ग्रीन बीन है तो उसमें वेट और बायोडिग्रेडेबल आ गया, ब्लू में क्या आ गया, ड्राई और रिसाइकलेबल या मटेरियल आ गया। ठीक है, रेड बीन में सैनिटरी वेस्ट आ गया। ठीक है, जैसे डाइपर आ गया या नैपकिन्स आ गया। और जो ब्लैक वाला बच गया ब्लैक बीन में डोमेस्टिक जो हजार्डस वेस्ट हैं, मेडिसिन्स हैं, बैटरीज हैं, ठीक है, ये सब कुछ पेंट वगैरह हैं, थर्मोमीटर्स हैं, जो भी हैं केमिकल वगैरह के, वो कहाँ जाएंगे आपके ब्लैक बीन के अंदर। ठीक है, वेस्ट हायरार्की मैंडेटेड मतलब प्रिवेंशन, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी, देन डिस्पोज एज द एब्सोल्यूट लास्ट रिसोर्ट। अगर आपको कोई चीज यूज करनी है तो पहले रिडक्शन करिए, रीयूज करिए, रिसाइकिल करिए, उसको रिकवरी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करना तो लास्ट रिसोर्स रखिए आपका। ठीक है, लास्ट रिसोर्ट रखिए आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखा हमने ईपी जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर राइट्स जो ईपीआर बोला था, है ना, वही सेम चीज यहां पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी, कि जहां से जो जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिजिटली क्या करे, ट्रेस करे कि कहां से कितना हो रहा है, कितना हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं, कितना प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं। लैंडफिल रेस्ट्रिक्शंस, कि अब लैंडफिल में हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली inert, non-recyclable and non-recoverable जो residue permitted in the sanitary landfill, higher landfill fees, environmental compensation levied for mixed और unsegregated waste। भाई अब पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी। ठीक है, जो सिंगल वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है 2016 का और 2026 का, देख लेना एक बार। ठीक है, की चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्लास्टिक इन इरिगेशन एंड फूड चेन। तो भाई फूड चेन में माइक्रो प्लास्टिक कैसे जाता है, जो किससे कम हो आपका 5 mm। आपने एक क्लोजअप की एड देखी है ताजा सा से, है ना, और विद कूलिंग क्रिस्टल देखा होगा, विद कूलिंग क्रिस्टल। जो वो कूलिंग क्रिस्टल आते हैं ना, वो क्या है, माइक्रो प्लास्टिक है। आप सुबह सुबह घिसते हो दांत, खुश होके घिसते हो कि भाई हाँ मजा आ रहा है, ठीक है, और सांसों में सांस घुलेंगी, ऐसे घूमेंगे तो क्या पता क्या होगा, है ना। वो वाली चीजें नहीं होती यहाँ पे। वो क्या कर रहे हैं, जो कूलिंग क्रिस्टल है आपके, वो माइक्रो प्लास्टिक है और वो आपकी बॉडी में जा रहा है, और वो बॉडी में जाके आपको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं जिसका माइक्रो प्लास्टिक क्या क्या होता है, 5 मिलीमीटर से जिसका साइज कम हो। ठीक है, और इंक्लूडिंग नैनो प्लास्टिक जो 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक आर इंटेंशनली मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कॉस्मेटिक और कोटिंग्स में यूज होता है। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं, जो माइक्रो प्लास्टिक है, फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज प्लास्टिक ड्यू टू यूवी, जैसे वेदरिंग के कारण। जैसे आप देखते हो कि आपके घरों में जो ऊपर पानी की टंकी लगी है ना, वो लगातार एक्सपोजर, हीट का एक्सपोजर होता है, सन के अंडर होती है, तो वो धीरे धीरे पाउडर की फॉर्म में घिसने लगती है। आप उस पर हाथ लगाओ, पाउडर की परत सी उतरेगी। वो क्या है, डिग्रेडेशन है। वो क्या है, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, ये वेदरिंग के कारण, मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण साइलेंट थ्रेट बन के उभरा है
एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में और इरिटेटिंग वेस्ट एक्यूमुलेशन इन द सॉइल, एब्जॉर्ब, जो सॉइल है वो एब्जॉर्ब भी करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द फूड चेन, मतलब बायोमैग्नीफाइंग थ्रू द फूड चेन, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट भी हो रहा है फूड चेन के थ्रू, ठीक है। अर्बन इंडियाज में इंजस्ट एस्टिमेटेड 5 to 7 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक पर ईयर, मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं लगभग 5 से 7 ग्राम प्लास्टिक खा लेते हैं एक साल में। सोर्स कहां से? पाथवे इन एग्रीकल्चर, सबसे पहला तो एंट्री पॉइंट पानी, ठीक है। दूसरा इरिगेशन वाटर, जो कैनाल से, जो भाई कंटामिनेटेड, बात सुनो, नदियां ही कंटामिनेट हो गई, नदियों से हम पानी लेके जा रहे हैं खेत में, वो कहाँ चला गया? खेत में चला गया। वो प्लास्टिक कहाँ चला गया? खेत में चला गया। खेत से वो कहाँ चला गया? प्लांट के अंदर चला गया। प्लांट से वो फ्रूट में, और इसी प्लांट को हम खा भी रहे हैं, तो ये कहाँ चला गया? पानी से। अब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। जैसे साबरमती, अहमदाबाद में साबरमती एंड कोस्टल वेस्ट रिकवर्ड हाई माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। इसके अलावा सॉइल एक्यूमुलेशन, सॉइल में भी ये क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, हेवी मेटल्स है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। अभी हमने बताया क्रॉप इनटेक, ठीक है। जो क्रॉप हम डायरेक्ट खाते हैं उनके रूट्स में या फिर उनके फ्रूट्स में, उनके लीव्स में, फूड चेन में एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक से दूसरे के अंदर। हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो ह्यूमन हेल्थ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, इन्फ्लामेशन होता है, गट आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन होता है रेस्पिरेशन में और डाइजेस्टिव हेल्थ में, सॉइल हेल्थ को खराब करता है, फूड सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, ठीक है। तो आज का आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पीडीएफ में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।